आज की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर आज सियासी गर्मी बढ़ती दिख रही है। देर रात पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तो सवाल ये उठने लगे कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। एक दिन पहले दरअसल पवार ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और आज शाम 4 बजे फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इधर शिवसेना नेता संजय राउत ने विरोधियों को खबरदार किया है कि सरकार के खिलाफ साजिशों से वो बाज आए। सरकार मजबूत है और विरोधियों को क्वारंटीन करने की जरूरत है। नारायण राणे पहले ही कोरोना के फ्रंट पर सरकार को फेल ठहराकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं। आपको बता दें कि मुंबई में जिस तेजी से आंकड़े बढ़े हैं, मुंबई बहुत जल्द दूसरे नंबर का वो शहर हो सकता है पूरी दुनिया के हिसाब से, जहां पर बीते दिनों में सबसे तेज गति से आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन जो ये सियासी उठापटक की खबरें आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं पहले इसे लेकर किस तरह के बयान सामने आए। महाराष्ट्र की कोविड की परिस्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र में 30% से ज्यादा देश के पेशेंट्स ये महाराष्ट्र से है। 40% से ज्यादा मौतें ये महाराष्ट्र में हो रही है और पूरी तरीके से सरकार नाकाम दिख रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की ये जो कोशिश है बिल्कुल गलत है। कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राज्य में, केंद्र की जिम्मेदारी है, आप हमारे गार्डियन हैं, तो पक्षीय राजनीति, पॉलिटिकल जो राजनीति है अपनी अपनी पार्टी की, वो नहीं करनी चाहिए। परिवार से जुड़े मैं उनसे उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो मैंने तो देवेंद्र जी से ये बात नहीं सुनी, मैंने अमित शाह साहब से ये बात नहीं सुनी, मैंने और जो उनके नेता है नितिन गडकरी जी, उनसे बात नहीं सुनी, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता। लेकिन पवार साहब संतुष्ट नहीं है सरकार के। पवार साहब सबसे ज्यादा संतुष्ट है सरकार के काम के बाद, ये सबसे ज्यादा मुझे मालूम है। पवार साहब संतुष्ट। लेकिन जिस सुबह वो राज्यपाल महोदय से मिलते हैं, राज्यपाल महोदय से हम भी मिले हैं उसी शाम। देखिए, राजभवन का एक ऐसी जगह है लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं और राज्यपाल साहब भी सबको बुलाना पसंद करते हैं। वहाँ की खान पान सेवा भी बहुत अच्छी है। आजकल बाहर सब कुछ बंद, आपको मालूम है, लेकिन वहाँ ठीक से लेकिन सरकार को कुछ धोखा नहीं है। सरकार को 1% भी धोखा नहीं। अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे उनको सबसे बड़ा धोखा होगा। राष्ट्रपति राजवट अगर लागू होती है तो क्या महाविकास आघाड़ी तैयार है इसको देखिए, राष्ट्रपति राजवट का सपना मत देखिए। अगर कोई देखता है ना तो वापस वो जग नहीं जाएगा, वो सपने में ही रहेगा। सर, गुजरात का आपने उदाहरण दिया था, वो वापस कर दोहराइए। राष्ट्रपति राजवट की अगर बात कोई करता है तो सबसे फिट केस है तो गुजरात स्टेट है। अब देखिए, अहमदाबाद के हाईकोर्ट ने, गुजरात के हाईकोर्ट ने वहाँ के तैयारी के बारे में क्या स्ट्रिक्चर पास किया है वो देख लीजिए। यहाँ के जो हमारे मित्र है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे फडणवीस साहब और पूरा वो जो जजमेंट है गुजरात हाईकोर्ट का, वो देख लीजिए। थैंक यू सर। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल, सवाल उठने यहाँ पर लाजमी है क्योंकि शरद पवार मिल रहे हैं राज्यपाल से, जिसे लेकर संजय राउत ये कह रहे हैं कि एक तो आम मुलाकात है, राज्यपाल से तो सभी मिलते रहते हैं, लेकिन आपको याद होगा जब इस सरकार का गठन हुआ था तब भी ये कहा जा रहा था कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि अलग अलग विचारधारा की पार्टी है। ऐसे में क्या अब कोरोना एक मुद्दा बन गया है और शायद सरकार की कहीं ना कहीं विफलता एक तरह से फूट का मुद्दा बन सकती है? देखिए, इतने जल्दी हम किसी पर स्ट्रिक्चर पास करें ये तो बात अभी हुई नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि दो मुद्दे अलग अलग है। शरद पवार का गवर्नर से मिलना ये मुद्दा एक अलग है क्योंकि शरद पवार और संजय राउत दो ऐसे नेता थे जो गवर्नर पर लगातार बायस्ड होने का आरोप लगा रहे थे। बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि गवर्नर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, अपना उनको जो कहा गया है उससे ज्यादा काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है, वहां पर राजभवन पर राजनीति हो रही है, इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए थे, जिसके चलते आखिरकार गवर्नर ने इन दोनों नेताओं को बुलाया था बातें साफ करने के लिए। ये बात रही एक। दूसरी बात कि क्या सरकार को खतरा है, तो दरअसल ये मुद्दा तब उठा जब संजय राउत ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया और कहा कि इस तरीके की मीटिंग हुई शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ में। लेकिन जो दूसरा ट्वीट था उसको लेकर ये शंका कुशंकाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि दूसरे ट्वीट पे उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को वो गिराए और वहां पर अपनी सरकार या राष्ट्रपति शासन लाए। इस तरीके की कोशिश चल रही है, लेकिन जो नहीं हो पाएगी। इसके वजह से दरअसल ये मामला निकला।
और तीसरी बात देवेंद्र फडणवीस की। तो मेरी देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है, आज उनकी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नारायण राणे जो बीजेपी के सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने ये मांग रखी है गवर्नर के पास जाकर कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता विपक्ष आज की तारीख में ये मांग उठाने को तैयार नहीं है। हाँ, बीजेपी का ये जरूर कहना है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार कोविड की स्थिति हैंडल करने में, उस पर काबू पाने में नाकाम रही है। जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर उनका आरोप यहाँ पर लग रहा है कि किस तरीके से वो कोविड के आंकड़े कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी भी देश में 30% से ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और चौथी और आखिरी बात इसमें निकल कर ये आती है कि आखिरकार अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल साफ है कि शरद पवार जो उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे, वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं गए थे कि आपको हमारा समर्थन अभी भी जारी है ये बताने के लिए। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदरूनी मुद्दे हैं, खास करके जो हमको हमारे सोर्सेज से पता चला है कि कई विधायकों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो शरद पवार ये बात भी उनके पास रखने गए थे। दूसरी बात वो उनके पास रखने गए थे कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं खोलने की जरूरत है, जिस पर सीधे सीधे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मंत्रिमंडल में मतभेद दिखाई देते हैं। कई मंत्रियों का मानना है कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो स्थिति पैदा होगी वो संभल नहीं पाएंगे और जिसके वजह से लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा। तो ये अंदरूनी मतभेद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बिल्कुल, और यही मतभेद साहिल ऐसे हैं जिन्हें लेकर ये तमाम सियासी अटकलें जो हैं वो शुरू भी हो गई हैं।